फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबू डिटेलेज द नॉलेज लाइब्रेरी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में बात करूंगी। आप सब लोग जानते हैं कि यस्टरडे हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अनाउंस्ड की है। आप लोगों ने मीडिया चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू सारी की सारी डिटेल्स जान ली होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रीफ रिव्यू ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई हूँ, जिसमें डिटेल नहीं है लेकिन ब्रीफ में एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, वो उसकी जानकारी दी है। जो भी पेरेंट्स है और स्टूडेंट है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके स्कूल के लिए या तो कॉलेज के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो आप इस वीडियो के जरिए ले सकते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो या तो आपको कुछ भी कहना हो, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी जो भी क्वेरी है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको इतना शेयर कीजिए कि जो भी लोग इसको ब्रीफ रिव्यू में जानना चाहते हैं, ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है इसको समझना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के साथ वो समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले ब्रीफ रिव्यू ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि इसमें मेन जो चेंजेस किए गए हैं वो कहां पर किए गए हैं और कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज द चेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी मेड आफ्टर 34 इयर्स, यानी कि सबसे पहला जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी थी वो 1986 में स्वर्गस्थ राजीव गांधी है उसके टाइम पर बनी थी, और आफ्टर 34 इयर्स, ठीक है, यानी कि 2020 में हमने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम किया है। सेकेंड पॉइंट, मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन चेंज। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कूल एजुकेशन का जो मॉडल है वो अभी चेंज हो गया है, जो हो गया है 5+3+3+4। ये मॉडल क्या है इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। थर्ड पॉइंट है क्लोजर ऑफ स्ट्रीम सिस्टम इन स्कूल। स्ट्रीम सिस्टम यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस बेस्ड जो स्ट्रीम थी वो भी बंद हो चुकी है, और कैसे बंद हो चुकी है, कहां पर चेंज हुआ है, वो भी हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट फॉर कॉलेज विद 4 years ग्रेजुएशन कोर्स। फिफ्थ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजिटल सिस्टम इन कॉलेज। सिक्स पॉइंट, MHRD नाउ बिकम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो अभी हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेवेंथ पॉइंट है द स्ट्रक्चर, ये जो एजुकेशन का हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाइड होगा 2021-22 के एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होगा। और हाँ, एक बात कि हमारी गवर्नमेंट ने ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें हमारा बजट बढ़ाकर 6% कर दिया है, जो कि पहले 4% था, 4% था, वो भी बढ़ाकर उन्होंने 6% रख दिया है। तो ये थी सारी की सारी ब्रीफ रिव्यू फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी हम पहले स्कूल के बारे में देखेंगे कि स्कूल के एजुकेशन में क्या क्या कहां पर चेंजेस हुआ है। तो जो मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो रख कर दिया है 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या है, तो जो पहला है फर्स्ट 5 year ऑफ स्कूल, वो क्या इंक्लूड करता है, तो कि फर्स्ट 5 year जो स्कूल होता है उसमें आपके प्री प्राइमरी के 3 years और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ स्कूल ऐड होगा, यानी कि जो आप केजी से लेके आप जो LG तक जो आप स्टडी करते हो वो प्री प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के 2 साल मिलाकर 5 साल आपकी स्कूलिंग के होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट 5 year ऑफ स्कूल है उसमें। और हाँ, इसमें आपको पढ़ना नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अदर जो एक्टिविटीज है उस पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि बच्चे खेल सके, कूद सके, जो कि उसकी एक्चुअल एज है। और ये जो फर्स्ट 5 year स्टेज है उसको फाउंडेशन स्टेज के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 year स्कूल इंक्लूड्स प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। जो सेकंड है वो सेकंड 3 years है वो क्या इंक्लूड करते हैं, तो कि 3rd to 5th स्टैंडर्ड इंक्लूड करते हैं। और ये 3rd to 5th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, तो उसमें स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर स्टडी, इसमें आपको पढ़ने की शुरुआत की जाएगी और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट है वो आपको इस 3 साल में सिखाए जाएंगे। और जो थर्ड है, थर्ड 3 years इंक्लूड, जो थर्ड 3 years है उसमें 6 to 8 स्टैंडर्ड इन्वॉल्व हो गए। और हाँ, इसमें 6 to 8 स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स है वो फिक्स करिकुलम ऑफ बुक्स और उसके जो फिक्स करिकुलम है उसके द्वारा वो पढ़ेंगे, जो कि मिडिल स्टेज से जाना जाएगा।
फोर्थ है फोर्थ 4 years ऑफ स्टेज, जो इंक्लूड करता है 9th to 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। और 9th to 12th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स है वो स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि जो स्ट्रीम उन्होंने पसंद की है उसकी एनालिटिकल स्किल के हिसाब से जो कि इंक्रीज उन लोगों को इस साल में करनी है, तो वो स्पेशल सब्जेक्ट से वो लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये थी मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज इन स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन में कैसे स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, कौन कौन सा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। तो जो पहला चेंज है वो है क्लोजर ऑफ स्ट्रीम सिस्टम इन स्कूल। हम सब जानते हैं कि पहले 3 स्ट्रीम थी, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है। 10th के बाद हमें ये 3 ऑप्शन मिलते थे स्ट्रीम पसंद करने के लिए, और जो भी स्ट्रीम में जाता था वही स्ट्रीम में उनको वही सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आर्ट्स का स्टूडेंट है वो अगर फिजियोलॉजी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है जो कि अकाउंट पढ़ रहा है उसको अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना है या साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। यानी कि तीनों के तीनों स्ट्रीम में अब कोई भी मल्टीपल सब्जेक्ट की चॉइसिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो पहले जो फिक्स स्ट्रीम थी और उसी के सब्जेक्ट थे तो जो हमको पसंद करने होते थे वो भी बंद हो गया है, यानी कि स्ट्रीम सिस्टम बंद हो चुकी है। कोई भी स्ट्रीम से आप किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है वो पूल बेस्ड होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट्स की पूल बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी। उसी लिस्ट में अगर आपके सब्जेक्ट हो गए, अगर आपने वही पूल पसंद किया है तो आप ये स्ट्रीम पसंद कर सकते हो। यानी कि अगर मुझे अकाउंट के साथ हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री और अकाउंट दोनों भी जिस पूल में हो वही पूल को मुझे पसंद करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से नई जो स्ट्रीम है, ठीक है, सिस्टम वो स्टार्ट होगी। दूसरा है कि अप टू स्टैंडर्ड 5th स्टडी कंपल्सरी बेस्ड ऑन मदर टंग, लोकल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज। ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्टूडेंट को अपने जो भी एरिया में, अपने जो भी लोकेशन में या तो नेशन में जहां पर भी वो बिलोंग करता है वहां पर 5th स्टैंडर्ड तक अपनी ही मदर लैंग्वेज में या तो अपनी लोकल लैंग्वेज में और नेशनल लैंग्वेज में पढ़ना होगा। यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि अब कंपल्सरीली नहीं है, वो ऑप्शनल हो गई है, उसे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हो। बाकी की बाकी आपकी सारी एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड तक आपकी खुद की मदर टंग या तो नेशनल लैंग्वेज में ही होगी। देन थर्ड चेंजेस जो है वो 6th स्टैंडर्ड में, जिसमें लिखा है कंप्यूटर कोडिंग विल बी टीच, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा है। और इसमें इसे लिखा है कि सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के जरिए आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसमें अभी आप हम सब जानते हैं कि चाइना बहुत आगे है। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट को भी 6th स्टैंडर्ड से सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेन किया जाएगा। और हाँ, अगर स्टूडेंट बीच में कोई भी इंटर्नशिप लेना चाहे, कि अगर वो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखना चाहता है, किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर में इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो वो बीच में स्टैंडर्ड के साथ, अपने स्टडी के साथ, करिकुलम के साथ वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकली भी ट्रेन किया जाएगा, जिसका ट्रेंड अभी चल रहा है। और जो फोर्थ स्ट्रक्चरल चेंजेस है मेन, वो है 9th to 12th स्टैंडर्ड, जो कि हमारा 4th लेवल स्टेज है, उसमें सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके जो चारों साल है वो सेमेस्टर में डिवाइड किए जाएंगे। पहले क्या था कि स्टूडेंट है वो सिर्फ आखिर में पढ़ते थे, क्योंकि उसकी जो फाइनल एग्जाम है वो आखिर में होती थी। लेकिन अब स्टूडेंट को पहले से ही पढ़ना होगा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, तो हर 6 महीने में उनकी एग्जाम्स होगी, ठीक है। तो ये जो चारों के चारों जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो स्कूल एजुकेशन में किए जाएंगे। इसमें पढ़ाई से ज्यादा आपका ज्ञान कैसे बढ़ता है उस पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आपको प्रैक्टिकली इकोनॉमी के हिसाब से तैयार की जाने के लिए और हमारे जो एजुकेशनल एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने के लिए ये जो चेंजेस है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर। अब बोर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो उसमें जो बोर्ड लेवल है का एग्जाम है वो बहुत ही इजी रहेगा, ये बहुत हार्ड लेवल पर नहीं होगा। और हाँ, स्टूडेंट अपनी कोई भी सिलेक्टेड चॉइसिंग लैंग्वेज में आंसर भी दे सकेंगे, उसके लिए भी उनको रिलैक्सेशन मिलती है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिपोर्ट कार्ड बेस्ड ऑन 360 डिग्री स्ट्रक्चर। यानी कि पहले जो हमारी मार्कशीट थी वो ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट बेस्ड थी, स्कोरिंग बेस्ड थी, लेकिन अब हमारी जो रिपोर्ट कार्ड है, मार्क कार्ड है, उसमें हमारा बिहेवियर और स्टूडेंट की एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्मेंस, उनकी इंटेलिजेंस, सब कुछ ध्यान में लिया जाएगा।
और टीचर की एनालिसिस को भी फोकस किया जाएगा और स्टूडेंट की एनालिसिस को भी फोकस किया जाएगा। यानी कि सभी को मिक्स करके जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसको 360 डिग्री स्ट्रक्चर का रिपोर्ट कार्ड आप बोल सकते हो। और ये स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए, उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत ही काम आएगा। तो ये सारी जो बात हमने की वो स्कूल लेवल की बात थी। अब चलते कॉलेज बेस्ड स्ट्रक्चर कैसा है। तो कॉलेज बेस्ड स्ट्रक्चर में आपको पहला ऐसा लिखा है कि फॉर कॉलेज एडमिशन स्टूडेंट कैन एंटर विथ कैट एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलेज एडमिशन है उसमें क्या था कि आपकी 12th की जो मार्कशीट, 12th के जो परसेंटेज थे उसके बेस्ड आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता था। यानी कि मान लो कि अगर आपके एक परसेंटेज कम है तो आपको आपकी चॉइसिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि आपके 12th के परसेंटेज के साथ अगर आपके परसेंटेज है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम है या तो जो भी आपके क्राइटेरिया है उससे कम है तो आप कैट एग्जामिनेशन, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एग्जामिनेशन है वो देकर आप डायरेक्टली उसकी जो स्कोरिंग है, कैट के जो स्कोरिंग है वो आपकी 12 के स्कोरिंग के साथ मिक्स किए जाएंगे और उसके बेस पर भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके एक चॉइसिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है। दूसरा जो चेंज है 4 लेवल ऑफ कॉलेजेस विद सर्टिफिकेशन, ये भी बहुत ही मान्य रखता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि हम सब जानते कि 3 इयर्स ऑफ कॉलेज थे, बैचलर्स के। तो उसमें क्या था कि अगर स्टूडेंट बीच में कॉलेज छोड़ देता है तो उसको कोई डिग्री सर्टिफिकेट या तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। और उसको उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही दिक्कत आती है। लेकिन इसमें क्या होगा, 4 लेवल ऑफ कॉलेजेस विद सर्टिफिकेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ भी देता है तो उसको कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। यानी कि उसने कोई कोर्स किया है, इस तरह का सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ता है तो उसको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर वो चारों के चारों साल कंप्लीट करता है तो डिग्री सर्टिफिकेट के साथ उसको रिसर्च बेस्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इसके द्वारा सर्टिफिकेशन कॉलेजेस में स्टार्ट हो गए, जो कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो। यानी कि जो भी स्टूडेंट 12th के बाद कॉलेज करना छोड़ देते वो कॉलेज स्टार्ट कर सके, ज्वाइन कर सके, एनरोल कर सके। उसके बेस पर ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है और इसीलिए इसको मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम भी बोला गया है। यानी कि स्टूडेंट किसी भी ईयर में अगर कंप्लीट ना कर सके तो वो छोड़ भी सकता है और कॉलेज के बाद वो किसी ईयर में ज्वाइन भी हो सकता है। और इसी के हिसाब से इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम कॉलेज में अप्लाई भी किया गया है। हम देखते हैं कि कॉलेज स्ट्रक्चर में कौन कौन से चेंजेस कहाँ कहाँ पर किए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो आपने पहली बार सुना होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? जो पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि पहले जो स्टूडेंट है वो ओनली वन कोर्स में अप्लाई कर सकते थे कि अगर मान लो कि बीएससी कर रहा है तो वो पूरे के पूरा 3 साल बीएससी ही कर पाएगा। अगर वो बीकॉम कर रहा है तो वो बीकॉम ही कर पाएगा। यानी कि उसके साथ कोई और कोर्स है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा जो कि डिग्री बेस्ड है। अब क्या हो सकता है कि स्टूडेंट कैन ज्वाइन विथ मोर देन वन कोर्स, एक के साथ दूसरे और तीसरे और जितने वो चाहे वो कोर्स अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम ईयर, ठीक है। और अगर उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और वो फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो क्रेडिट है, उसकी जो मार्क है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, उसमें वो ऐड हो जाएंगे। और इसकी वजह से उसका जो इंप्रूवमेंट स्कोर है, उसका जो टोटल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। और ये स्टूडेंट को क्यों बेनिफिटेड है? क्योंकि ये स्टूडेंट के करिकुलम के लिए अगर उसको मल्टी टैलेंटेड बनना है, अगर उसको मल्टी एडवांटेज लेना है, अलग अलग कोर्सेज से, तो वो इसके जरिए ले सकता है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज है वो लिया गया है कि स्टूडेंट एक के साथ दूसरा तीसरा या तो जो भी वो कोर्स चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि स्टूडेंट ऑल्सो गेट लर्न द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर इन कॉलेज। अभी स्टूडेंट कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट्स पर कम अपना फोकस से वो करते हैं, लेकिन इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके जरिए अगर कोई भी स्टूडेंट म्यूजिक में, आर्ट में, लिटरेचर में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहे या तो वो सीखना चाहे तो वो भी सीख सकेंगे। इसको भी म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर को भी कॉलेज के करिकुलम में, स्ट्रक्चर में ऐड किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस है वो सारे के सारे चेंजेस स्पेशली फॉर कॉलेज बेस भी किए जा रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेजेस में ये सारे के सारे जो चेंजेस है, जो इनोवेशन है, जो न्यू पॉलिसी है, वो बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेकारक है और बहुत ही उपयोगी भी हो सकती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, ठीक है। क्योंकि हमें अभी तक
जो हम ट्रेडिशनल बेस पढ़ते आ रहे हैं उसमें से ये न्यू चेंज अप्लाई करना हमारे लिए एक चैलेंज ही है, लेकिन फिर भी ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन परसेंटेज को वर्ल्ड कंट्रीज से आगे बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे चेंजेस है वो अप्लाई किए हैं। ओके तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की वीडियो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ब्रीफ रिव्यू में पूरी की पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको बताने का प्रयत्न किया है। और हाँ, अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न है, डाउट है या तो कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे अपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं इस पर जरूर अपना सर्च करूंगी और इस पर जरूर रिफर करूंगी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और गवर्नमेंट ने उसके लिए कौन से सॉल्यूशंस दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूले, इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूले और प्रेस द बेल आइकॉन आफ्टर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल्सो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी तक नहीं जान पाए वो ब्रीफली ये पॉलिसी किसके बारे में, कैसे इसके चेंजेस है वो जान सके। थैंक यू।